हाँ, बातें नहीं। हाँ देखो, जो कंसेप्ट नाइट्रोजन फैमिली में है यही कंसेप्ट सारी फैमिली में है। मतलब बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, सब में यही कंसेप्ट है। नॉर्मल गैस तो जो कि इनर्ट होता है उसकी रिलेटिविटी अलग टाइप की है, लेकिन ये कंसेप्ट सब में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम नाइट्रोजन फैमिली के बहाने जो कंसेप्ट सुनेंगे उस कंसेप्ट से हमारे बाकी फैमिली के भी क्वेश्चन लगेंगे। ये मत सोचना कि हम एक फैमिली पढ़ रहे हैं, बल्कि पूरा पी ब्लॉक की केमिस्ट्री है, समझो इसमें। ठीक है, क्योंकि सब में कॉमन होता है, एक ही कॉन्सेप्ट सब में लगता है। क्या? हाँ, इस फैमिली में एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ध्यान से सुनना है, हम सारी बातों को फट से उड़ेल देंगे और तुमको बस सुन लेना है उसको अच्छी तरह से। और कोई बात तुमने पढ़ के आई और मेरी बात से लड़ रही है, डिफरेंट लग रहा है, तो बात करना कि हम तो ये पढ़ के आए एनसीईआरटी में, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना। और यदि बात मैच कर रही है तो चुपचाप सुनते जाओ, उसके बाद फिर जो टेस्ट पेपर मिले उसमें आजमा के देखना कि हम कितना क्वेश्चन लगा सकते हैं। हाँ तो देखो सामने इस फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको हम लोग निकोजन फैमिली बोलते हैं। निकोजन, निकोजन का मीनिंग होता है सफोकेशन, दम घुटन। इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो हाइड्राइड है दे आर पॉइजनस, जहरीले होते हैं, इनसे दम घुटता है, सफोकेशन क्रिएट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं निकोजन ग्रुप एलिमेंट्स, निकोजन फैमिली। ठीक है, निकोजन का मतलब क्या होगा? सफोकेशन। हाँ, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है ना, ये दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी में कुछ पार्शियल मेटलिक करेक्टर है, मेटलॉइड हम कह सकते हैं, मेटलॉइड। जबकि बिस्मथ जो है ना ये मेटल है, मेटल है। और इस फैमिली के वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, NH2NP3। ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमको बताएगा कि इस फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ही कंपाउंड बनता है, कंपाउंड भी ऑक्सीजन नंबर के हिसाब से बनता है। चूँकि इसमें नाइट्रोजन पूरे पीरियाडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, लेने की होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन कितना? जितनी ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत है इसको 3 इलेक्ट्रॉन की। जहाँ इसको 3 मिल जाएगा इसको ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी आ जाएगा, ये शांत हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देगा -3 ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? घटेगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं, लॉस करने की हो जाएगी। तब वो लॉस करेगा, लेकिन फिर भी कितना लॉस करेगा? उतना लॉस करेगा जहाँ स्टेबिलिटी आ जाए। यदि इसका हम वैलेंस शेल का 3 लॉस कर दें तो ये फुलफिल हो जाता है, स्टेबिलिटी आती है। नहीं, पहली स्टेबिलिटी आती 3 लॉस करने पर तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा +3। और यदि वैलेंस शेल का Sb लॉस हो जाए, P के साथ Sb लॉस हो जाए, टोटल कितना लॉस? 5, तो बताओ अंडर वैलेंस शेल फुलफिल हो जाएगी। फिर स्टेबिलिटी आएगी 2 और लॉस करने पर, फिर जहाँ 2 और लॉस किया, टोटल कितना लॉस किया? 5, तो इसका अगला पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा +5। समझ में आया? तो नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका मेनली -3 होगा, मेनली। लेकिन जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी तो ऑक्सीजन स्टेट के लिए नेगेटिव ना करके पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? +3 और +5। अब इन दो वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होगी? नीचे आने पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, +3 या +5? तो जवाब आएगा हाँ +3, क्योंकि इसमें लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक के जो हैवी एलिमेंट होते हैं उसमें क्या लगता है? इनर्ट पेयर। और इनर्ट पेयर की वजह से इस हैवी एलिमेंट के वैलेंस शेल का s इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करता, और न कर पाने से s केवल p के भाग लेने से केवल 3 का लॉस होता है, तो +3 की स्टेबिलिटी आती है। मतलब बिस्मथ का मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? +3। लेकिन ऊपर की तरफ चलो तो मोस्ट कॉमन होगा +5। ऊपर की तरफ +5 की स्टेबिलिटी है और नीचे की तरफ +3 की स्टेबिलिटी है। बोलो बात समझिए कि नहीं? तो नीचे वाले कंपाउंड मेनली ट्राइवेलेंट बनते हैं, ऊपर वाले कंपाउंड मेनली पेंटावेलेंट बनते हैं। जैसे मान लो फास्फोरस का पेंटाहाइलाइड तो बन जाता है, लेकिन बिस्मथ का पेंटाहाइलाइड स्टेबल नहीं होता। कारण? हाँ, बिस्मथ का +3 स्टेबल है, +5 स्टेबल नहीं है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा फास्फोरस का पेंटाहाइलाइड तो बनता है ना,
लेकिन नाइट्रोजन का पेंटाहाइलाइट क्यों नहीं बनता? हाँ, ये पेंटाहाइलाइट बनाने के लिए हमको 5 अनपेयर्ड चाहिए और उसके लिए वैकेंट डी होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं है, वो अपनी वैलेंसी 5 नहीं बढ़ा सकता। 5 कोवैलेंसी नाइट्रोजन कभी शो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3। कैसे देखो 3 कैसे? एस में कितना है 2, पी में कितना 3। यदि 3 की शेयरिंग कर गया, 3 अनपेयर 3 शेयरिंग कर गया तो 3 कोवैलेंट और 1 लोन पेयर, मतलब 1 लोन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट दे के 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन नॉर्मल 3, मैक्सिमम 4। नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं है। फास्फोरस के पास है। फास्फोरस के बाद देखो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p3 3d0। हाँ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में कितने हैं? 3। अब ये 3 अनपेयर्ड फास्फोरस के 3 क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर जाएंगे तो बताओ PCl3 बनता है ना? बनता है। अच्छा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में चला जाए तब? इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में चला जाए तो कितने अनपेयर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। अब ये 5 अनपेयर 5 क्लोरीन के साथ एक की शेयरिंग कर जाए तो क्या बनाएगा? PCl5। मतलब फास्फोरस की नॉर्मल वैलेंसी 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 5, लेकिन नाइट्रोजन क्या 5 वैलेंसी शो कर पाएगा? बोलो, क्योंकि उसमें वैकेंट डी नहीं। इस वजह से NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर सकता। +5 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। एग्जाम्पल देखो नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीजन स्टेट है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट +5 हो सकता है। कोवैलेंसी अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। यहां बात किसकी कर रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर की कर रहे थे। समझ में आया? फास्फोरस का पेंटाहाइलाइट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बिस्मथ का पेंटाहाइलाइट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ का +3 स्टेबल है, +5 स्टेबल नहीं है। फिर क्या क्वेश्चन है? PCl5 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर नहीं है। यहाँ कंसेप्ट है वैकेंट डी, कोवैलेंसी। नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवैलेंसी 3, मैक्सिमम 4। 5 कोवैलेंसी नाइट्रोजन की हो ही नहीं सकती, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं है, लेकिन +5 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। एग्जाम्पल देखो नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन का +5 है। बोलो, समझ में आया? तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकती, 5 कोवैलेंसी नहीं हो सकती, लेकिन +5 ऑक्सीजन स्टेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ +3 स्टेबल, ऊपर की तरफ +5। तो +5 नाइट्रोजन का भी स्टेबल है, बल्कि नाइट्रोजन का +5 तो फास्फोरस से भी स्टेबल हुआ। और इसका एग्जाम्पल देखो, नाइट्रिक एसिड तुम बना दो, सालों पड़ा रहे, कभी खराब नहीं होता। नाइट्रिक एसिड तुम एक बार बना लो, 2 साल 3 साल पड़ा रहे, खराब नहीं होगा, क्योंकि इसकी +5 की स्टेबिलिटी है। लेकिन नाइट्रस एसिड HNO2 ये अभी बनाओ, थोड़ी देर में खत्म। अब बनाते भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों? एनिलीन का एनिलीन का डाई एजिटाइजेशन करते हैं तो कैसे बनाते हैं? सोडियम नाइट्राइट कंसनट्रेट HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या बनता है? पहले नाइट्रस एसिड बनता है ना, तो बनाने के लिए टेम्परेचर कितना रखा? 0 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जबकि नाइट्रिक एसिड एक बार बना दो, सालों पड़ा रहेगा, खराब ही नहीं होगा। तो कुल मिला के नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 नहीं आ सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +5 स्टेबल है, एग्जिस्टेंस है। कोवैलेंसी अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। कोवैलेंसी के लिए क्या देखा जाता है? वैकेंट डी है कि नहीं। और ऑक्सीजन स्टेट की क्या देखेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लोअर में +3 की स्टेबिलिटी, ऊपर की तरफ +5 की स्टेबिलिटी। बोलो, क्लियर? अच्छा, नाइट्रोजन अपने ग्रुप का एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है, हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप से अलग होता है। हर ग्रुप का जो पहला मेंबर अपने ग्रुप से अलग होता है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है। क्या? नाइट्रोजन अपने ग्रुप का ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो -3 से लेके +5 तक का पूरा रेंज कवर कर लेता है, सारे कंपाउंड बना सकता है। जैसे -3 का एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया -3। अच्छा, -2 की बात करो तो हाइड्रोजीन, -1 की बात करो हाइड्रोक्सिलमाइन, 0 नाइट्रोजन, +1 N2O लाफिंग गैस,
+2 नाइट्रिक ऑक्साइड, +3 N2O3, +4 NO2 और +5 N2O5। मतलब नाइट्रोजन अपने ग्रुप का एकमात्र ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो -3 से लेके +5 तक का पूरा रेंज कवर करता है। यहाँ तक कि इसके अलावा एक फ्रैक्शन वैल्यू भी दिखाता है। क्या? हाइड्रोजोइक एसिड N3H, हाइड्रोजोइक एसिड। यहाँ नाइट्रोजन का -1/3 है। ये प्रॉपर्टी इस फैमिली में नाइट्रोजन के अलावा किसी और में नहीं है, केवल नाइट्रोजन के पास है। क्यों? नाइट्रोजन इतना सारा रेंज क्यों बनाता है? यदि हम बात करें -3 की, तो -3 इसलिए बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। चलो ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव -3 बना, लेकिन प्लस में, और वो भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, और वो भी इतना ज़्यादा। क्यों? जवाब इसलिए कि जितने भी पॉजिटिव वैल्यू तुम देख रहे हो, +1, +2, +3, +4, +5, इन सभी में नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन के साथ। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है, इसमें तुम देखना, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबका बनाएंगे, देखना तुम, सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसमें पहला सिग्मा, दूसरा पाई, और ये पाई बॉन्ड कौन सा? पी पाई, पी पाई। और जहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड की ताकत बढ़ेगी, बॉन्ड की ताकत से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर लेगा। इस तरह का पी पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट बना ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक है दोनों एटम छोटे होने चाहिए, सेकेंड पीरियड के होने चाहिए। जहाँ साइज बड़ा हो जाएगा, ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाएगा, पाई बॉन्ड इफेक्टिव होगी नहीं। तो नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, तो दोनों सेकंड पीरियड के हैं, तो यहाँ पाई बॉन्ड इफेक्टिव है, पी पाई। और जहाँ फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग आ गई, तो फास्फोरस है थर्ड पीरियड का, ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड का। बताओ साइज में डिफरेंस है, और साइज डिफरेंस हो जाने से यहाँ पाई बॉन्ड पी पाई इफेक्टिव नहीं है। हाँ, पी पाई डी पाई बनता है, लेकिन वो भी तो पार्शियल होता है, जबकि पी पाई तो ट्रू डबल बॉन्ड होता है, ट्रू। बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नाइट्रोजन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? -3 बनाता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, अब पॉजिटिव बनाता है पाई बॉन्ड की वजह से। कौन सा पाई? पी पाई। और ये प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट में है ही नहीं, इसलिए इतने सारे कंपाउंड नहीं बना सकता। हाँ, फास्फोरस +3 बनाता है, +3 +5 बनाता है, लेकिन +1 +2 के ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, जबकि नाइट्रोजन के स्टेबल है। और देखो इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखो, हाफ फील्ड दिख रहा है ना, हाफ फील्ड दिख रहा है ना, और जिसका हाफ फील्ड होता है उसका वो स्टेबिलिटी होती है। तो मतलब इनका हाफ फील्ड है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और नाइट्रोजन सबसे स्टेबल है, इतना स्टेबल है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। स्टेबल है तभी तो पाया जाता, मतलब नाइट्रोजन सबसे इनर्ट हो गया। क्यों इनर्ट? क्यों है? यही क्यों ज़्यादा पाया जाता है, बाकी क्यों नहीं? हाफ फील्ड तो सभी हैं, हाफ फील्ड तो सभी ना है, तो यही क्यों ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में? जवाब, जो ये नाइट्रोजन पाया जाता है नेचर में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड की ताकत और बढ़ गई, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो एग्जिस्टेंस बढ़ गया। तो नाइट्रोजन नेचर में डाई एटॉमिक के फॉर्म मिलता है, 2 एटम, जबकि फास्फोरस नेचर में टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में मिलता है, व्हाइट फास्फोरस। बताओ कितना अंतर है? एक ही फैमिली के 2 मेंबर, और एक हवा में और एक ज़मीन पे बैठा है, N2 गैस और फास्फोरस सॉलिड। क्यों? क्या बात है? जवाब, नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड है, जबकि फास्फोरस में पाई बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? साइज बड़ा है। सब साइज बड़ा हो जाता है तो ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाता है, पाई बॉन्ड इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, जब आदमी बड़ा हो जाता, दिमाग ज़्यादा खुल जाता है, तो ऐसे केसेस में वो इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाता, दिल से नहीं मिलाप कर पाता। बच्चे दिल से मिलते हैं, है कि नहीं? और बड़े जो होते हैं स्वार्थ की वजह से मिलते हैं, बिना मतलब के बातें नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो जितना छोटा रहेगा उतना दिल से मिलेगा, और जितना दिल से मिलेगा तो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। बोलो, है कि नहीं? तो पाई बॉन्ड बनने के लिए एटम का साइज छोटा होना चाहिए। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, NN के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, और CN के साथ भी तो बनता है। ये भी सेकंड पीरियड की याद दिमाग में बिठा लो। सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, ट्रू। और जहां नीचे आओगे पाई बॉन्ड की इफेक्टिवनेस खत्म।
भले साइज सेम क्यों ना हो, साइज सेम क्यों ना हो तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइज बड़ा हो गया ना डाउन द ग्रुप आने पर, और जहाँ साइज बड़ा होगा ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाएगा, पाई बॉन्ड इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं करेगा। इसलिए नाइट्रोजन गैस है और फास्फोरस क्या है, सॉलिड है। अच्छा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इनर्ट होने का कारण उसकी हाई बॉन्ड एनर्जी, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगा। एयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। बोलो समझ में आया? तो नाइट्रोजन का यूनिक बिहेवियर क्या है, एनामलस बिहेवियर क्या है, हाईली स्टेबल है, ये गैस है और बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, -3 से लेके +5 तक। इतना बड़ा रेंज नाइट्रोजन के अलावा इस फैमिली में किसी और के पास नहीं है। हाँ, जैसे नीचे आएंगे साइज बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता जाएगा, मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, बढ़ तो रहा है, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल बढ़ तो रहा है। समझ में आया? हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई जनरल प्रॉपर्टी। अब आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहले इनके हाइड्राइड के बारे में देखा जाए, इस फैमिली के हाइड्राइड क्या बनेंगे। क्योंकि देखा जाए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पी में कितने 3 है, और 3 अनपेयर्ड होने की वजह से ये 3 अनपेयर्ड 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक की शेयरिंग करेंगे तो बनेगा MS3 टाइप का हाइड्राइड बन जाएगा। मतलब इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं सब MS3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे अमोनिया NH3, PS3, ASH3, आर्सिन, स्टेबाइन, बिस्मिथाइन, सब MS3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 अनपेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक की शेयरिंग कर लेगा और टाइप हाइड्राइड बन जाएगा MS3। अच्छा ठीक है, बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा देखा जाए कैसे बनता है हाइड्राइड।